महर्षि चरक आयुर्वेद के जनक एवं विश्व के सर्वप्रथम चिकित्सक, इनके द्वारा रचित चिकित्सा ग्रंथ चरक संहिता आदि विश्वविख्यात एवं आयुर्वेद का महान आकर ग्रंथ है। आज तक उपलब्ध आयुर्वेद की संहिताओं में चरक संहिता काय चिकित्सा प्रधान सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। महर्षि चरक ने आयुर्वेद को शाश्वत, अनादि और अनंत बताया है। आयुर्वेद सृष्टि के प्रारंभ से प्रलयकाल तक रहेगा एवं नई सृष्टि सृजन के साथ पुनः प्रारंभ होगा। सोऽयमायुर्वेदः शाश्वतो निर्दिश्यते अनादित्वात् स्वभाव संसिद्ध लक्षणात्वात् भावस्वभाव नित्यत्वात्। चरक संहिता में चिकित्सा विज्ञान के मौलिक तत्वों का जितना उत्तम विवेचन किया गया है उतना अन्यत्र नहीं है। इसलिए प्राचीन विद्वानों ने एक स्वर में कहा है, चरकस्तु चिकित्सते। चिकित्सा विज्ञान के अतिरिक्त इस ग्रंथ में आचार, व्यवहार, नीति, आध्यात्म एवं दर्शन आदि जीवन के आवश्यक पहलुओं पर भी वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक ज्ञान उपलब्ध है। चरक संहिता का विषय विभाग 8 स्थानों एवं 120 अध्यायों में व्यवस्थित है। सूत्र स्थान 30 अध्याय, निदान स्थान 8 अध्याय, विमान स्थान 8 अध्याय, शारीर स्थान 8 अध्याय, इंद्रिय स्थान 12 अध्याय, चिकित्सा स्थान 30 अध्याय, कल्प स्थान 12 अध्याय और सिद्धि स्थान में 12 अध्याय। इस प्रकार 120 अध्यायों की चरक संहिता के 12,000 श्लोकों में लगभग 2,000 औषधीय योगों की विस्तृत व्याख्या के साथ चिकित्सा शास्त्र एवं संपूर्ण जीवन दर्शन वर्णित है। चरक संहिता को आधार बना करके बाद में जो वाग्भट हुए हैं, माधव निदान है, बंगसेन है, वो गदनग्रह है, सोढ़ल निघंटु है, इन सबों ने चरक को ही आधार बना करके अपने ग्रंथ की रचना की है। तो इस तरह से चरक संहिता आयुर्वेद का सबसे प्रधान ग्रंथ है। चरक संहिता के अंतिम अध्याय में इसकी संपूर्ण परिपूर्णता के लिए लिखा है, यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्। अर्थात जो चिकित्सा संबंधी ज्ञान इस महान ग्रंथ में बताया गया है वही ज्ञान आयुर्वेद के अन्य ग्रंथों में भी उपलब्ध है। लेकिन जो चिकित्सा विषय ज्ञान इस ग्रंथ में नहीं बताया गया वह ज्ञान किसी अन्य चिकित्सा ग्रंथ में नहीं पाया जाता। चरक संहिता इस काल में जितनी भी चिकित्साएं की विधाएं हैं, चिकित्सा के ग्रंथ हैं, उनमें सबसे अधिक उपयोगी है। उसको हम कुछ बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला बिंदु तो ये कि उसकी औषधियां इतनी साधारण हैं, इतनी सुलभ हैं, इतनी सस्ती हैं, एक सामान्य व्यक्ति की पहुंच के भी भीतर हैं। दूसरी चीज, भारतवर्ष में वो जन सामान्य में फैली हुई है। चरक संहिता आयुर्वेद का सर्वमान्य ग्रंथ है। प्राचीन काल से ही इसका प्रचार प्रसार संपूर्ण भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी हुआ है। 8वीं शताब्दी में चरक संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ था जो शरक इंडियनस के नाम से प्रचलित है। 10वीं शताब्दी में फारसी में इस ग्रंथ का अनुवाद हुआ जो फेहरिस्त नामक ग्रंथ के रूप में विख्यात है। संस्कृत के अतिरिक्त सभी भारतीय भाषाओं में इस आकर ग्रंथ के भाषांतर उपलब्ध हैं। इसकी अनेक टीकाएं लिखी गई और आज भी लिखी जा रही हैं। यह संहिता
आज भी विचारकों को नई नई विचार सामग्री उपलब्ध करा रही है। आयुर्वेद ग्रंथों में सबसे अधिक टीकाएं चरक संहिता पर मिलती हैं। संस्कृत भाषा में 50 से अधिक टीकाओं के साथ प्रांतीय और विदेशी भाषाओं में के साथ साथ ढेरों हिंदी टीकाएं उपलब्ध हैं। ये इस संहिता की लोकप्रियता का स्वयं में परिचायक है। चरक संहिता की उपयोगिता एवं महत्व का वर्णन यदि शब्दों में किया जाए तो एक अन्य ग्रंथ की रचना स्वतः ही हो जाए। इस महान ग्रंथ के अध्ययन करने के उपरांत इसके महत्व का एहसास मात्र ही सुखद आनंद की अनुभूति प्रदान करता है। आधुनिक काल के चिकित्सा विज्ञान के विख्यात आचार्य प्रोफेसर ऑसलर इस ग्रंथ से इतना प्रभावित थे कि चरक के नाम पर न्यूयॉर्क अमेरिका में चरक क्लब की स्थापना सन 1898 ईस्वी में की, जहां पर महर्षि चरक का एक चित्र भी रखा गया। एक विदेशी वैज्ञानिक ने यहाँ तक कहा कि यदि चिकित्सा विज्ञान की सारी पुस्तकें नष्ट कर दी जाएं, तो भी अकेली चरक संहिता से सफलतापूर्वक रोगों का निवारण तथा स्वास्थ्य रक्षण किया जा सकता है। चरक संहिता के विधिवत अध्ययन से अनेक विषयों से परिचय ही नहीं बल्कि उनमें प्रौढ़ता भी प्राप्त की जा सकती है। इस ग्रंथ के एक एक सूत्र का विवेचन कर अनेक ग्रंथों का निर्माण किया जा सकता है। चरक संहिता की उपयोगिता और महत्ता के संबंध में इतना ही कहना पर्याप्त है कि जितनी टीकाएं गत 2000 वर्षों में इस ग्रंथ की हुई उतनी अन्य किसी ग्रंथ की नहीं हुई है। चरक संहिता में इसके अध्ययन से लाभ के विषय में भी स्पष्ट लिखा है, दीर्घमायुर्यशः स्वास्थ्यं त्रिवर्गं चापि पुष्पकलं सिद्धिं चानुक्तमां लोके प्राप्नोति विधिना पठन्। अर्थात इन 120 अध्यायों में कही गई संहिता का जो अध्ययन करता है वह दीर्घ आयु, यश, स्वास्थ्य, धर्म, अर्थ, काम को प्राप्त कर लेता है और संसार में उसकी बड़ी कीर्ति होती है। चरक संहिता में प्रत्येक अध्याय का प्रारंभ इति हस्मः भगवान आत्रेय, अर्थात जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा, और अध्याय के अंत में इत्यग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृते, अर्थात चरक द्वारा प्रतिसंस्कृत अग्निवेश तंत्र। अतः अनुमान किया जाता है कि महर्षि चरक ने अग्निवेश तंत्र को, जो उस समय सूत्र रूप में होगा जिसमें विषयों का वर्णन संक्षेप में किया गया होगा, उसका भाष्य करते हुए विषयों का विस्तार किया होगा, क्योंकि चरक संहिता में संस्कृता के कार्य को परिभाषित किया गया है। विस्तारयति लेशोक्तं संक्षिपत्यति विस्तरं संस्कर्ता कुरुते तंत्रं पुराणं च पुनर्नवम्। अर्थात संस्कृता का कार्य संक्षेप में बताए गए विषयों को विस्तार से बताना, अत्यंत विस्तार से बताए गए विषयों को संक्षेप में करना तथा पुराने तंत्र को फिर से नया करना, यह संस्कृता का कार्य होता है। चरक संहिता निर्माण के 3 स्तर हैं। पहला, आदि उपदेष्टा पुनर्वसु आत्रेय और उनके शिष्य अग्निवेश। अग्निवेश ने पुनर्वसु आत्रेय के उपदेशों को संग्रहित करके अग्निवेश तंत्र का स्वरूप प्रदान किया। दूसरा स्तर, चरक द्वारा उसका भाष्यात्मक प्रतिसंस्कार। तीसरा स्तर, दृढ़बल का, जिन्होंने 41 अध्याय जोड़कर उसे संपूर्ण संहिता का स्वरूप प्रदान किया। जैसा कि अध्याय के अंत में प्राप्त पुष्पिका से मालूम होता है, इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृते अप्राप्ते दृढ़बल संपूर्ते। अप्राप्ते शब्द से कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि ये अध्याय पहले से उसमें नहीं थे, जिन्हें दृढ़बल ने उन्हें जोड़कर पूरा किया, जबकि कुछ विद्वान, ज़्यादातर विद्वान ऐसा मानते हैं कि इनका स्वरूप पहले से ही संहिता में उपस्थित था, दृढ़बल, लेकिन कालक्रम से वो नष्ट हो गए, जिन्हें दृढ़बल ने जोड़कर संपूर्ण संहिता का स्वरूप प्रदान किया। अग्निवेश तंत्र के प्रतिसंस्कृता चरक कौन थे, इनका काल क्या था और
कहाँ के रहने वाले थे, इस पर आज भी भ्रम की स्थिति कायम है। जहाँ तक चरक के काल को जानने का प्रयत्न किया गया, मूल रूप से इस पर कोई कार्य नहीं हुआ। इसके बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया और न ही किसी ने उसको जानने का प्रयत्न किया। किसी ने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि चरक कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ पर थे। और जो भी काल निर्णय यूरोपियंस ने किया, प्रायः उन लोगों के काल निर्णय के आधार पर ही हमारी संहिताओं में भी काल निर्णय करने का प्रयत्न किया। चरक से किसी व्यक्ति विशेष को ग्रहण किया जाए या संप्रदाय विशेष को, अनेक प्रश्न इतिहासकारों के सामने निर्णय का विषय है। चरक कौन थे, इस संबंध में विचार करते हुए विभिन्न विद्वानों ने अनेक मत प्रस्तुत की। चरक कुषाण वंशीय राजा कनिष्क के राजवैद्य थे। चरक कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा का नाम है और इस संप्रदाय के लोग चरक कहलाते थे। अतः इस वैदिक शाखा से संबंध रखने वाला कोई व्यक्ति चरक संहिता का रचयिता होगा। अथर्ववेद की एक शाखा का नाम भी वैदचारण है। शायद उससे आयुर्वेद का विशेष संबंध हो और चारण से ही चरक की निष्पत्ति हो। कुछ लोग इसका संबंध बौद्धों की चारिका से जोड़ते हैं और इसका अर्थ भ्रमणशील करते हैं। कुछ विद्वानों का मत है इनका नाम कपिस्थल चरक था। इनका निवास स्थान पंचनद प्रदेश में इरावती और चंद्रभागा नदियों के बीच में स्थित कपिस्थल नामक ग्राम में था। यह गोत्र प्रवर्तक ऋषि थे। पातंजल योग सूत्र और पाणिनीय महाभाष्यकार पतंजलि और चरक एक ही थे। भाव प्रकाश में वर्णित शेषनाग द्वारा लोक वृत्तांत जानने की इच्छा से चर रूप में पृथ्वी पर आने के कारण इनको चरक कहा गया है। यही चरकाचार्य हैं, ऐसा मानते हैं। इतिहासकारों और विद्वानों का मत है चरक यायावर कोटि के ऋषि थे, यानी घूमने फिरने वाले ऋषि जो किसी एक स्थान पर नहीं रहते थे, क्योंकि चरक संहिता में ऋषियों के दो भेद बतलाए हैं। पहला शालीन जो कुटिया बनाकर रहते थे, दूसरा यायावर जो घूमने फिरने वाले ऋषि होते थे। अतः विद्वानों ने अनुमान किया कि चरक भी यायावर कोटि के ऋषि रहे होंगे और उनका अधिकतर समय भारत के पश्चिमोत्तर भाग में व्यतीत हुआ होगा, यानी भारत के पश्चिमोत्तर भाग में ही उनका रहने का स्थान होगा। चरक कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, इस विषय पर अनेक विद्वानों ने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, लेकिन कोई भी निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचते दिखाई नहीं देते। अधिकांश विद्वान चरक को यायावर प्रकृति का एक भ्रमणशील आचार्य मानते हैं। चरक संहिता के अतिरिक्त कहीं भी चरक किसी भी ऋषि परिषद में भाग लेते नहीं दिखाई देते, न ही किसी स्थान पर भ्रमण करते दिखाई देते हैं। इसलिए चरक को भ्रमणशील यायावर कोटि का आचार्य मानना उचित प्रतीत नहीं होता। सामाजिक तथा धार्मिक आदि परिस्थितियों के जो संकेत चरक संहिता में मिले, उसके अनुसार इतिहासकारों और विद्वानों ने अनुमान लगाया कि चरक शुंग काल यानी 200 वर्ष ईसा पूर्व या फिर मौर्य और शुंग काल की संधि रेखा पर यानी 300 वर्ष ईसा पूर्व रहे हों। अभी लेते हैं एक छोटा सा विराम। विराम के बाद आपका फिर से स्वागत है। अग्निवेश तंत्र के प्रति संस्कृता चरक के अस्तित्व पर छाए कुहासे को दूर करने के लिए अभी हाल में किए गए अनुसंधान से हिमालय की ऊंची दुर्गम चोटी पर वह स्थान खोज लिया गया जहां पर रहकर महर्षि चरक ने आदि विश्वविख्यात चिकित्सा ग्रंथ चरक संहिता की रचना की थी। और साथ ही इस अनुसंधान से ऐसे नए गहन तथ्य और प्रमाण सामने आए जो अब तक प्रचलित सभी मतों का खंडन करते हैं। आइए जानते हैं कैसे हुई चरक जन्मस्थली की खोज। देवताओं और ऋषि मुनियों की भूमि है उत्तराखंड। इस देवभूमि में
अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या में लीन होकर ग्रंथों एवं पुराणों की रचना की है। उत्तराखंड, हिमालय अनेक प्रकार की दिव्यौषधियों का भंडार है। विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति एवं भारत की सांस्कृतिक धरोहर आयुर्वेद का उद्गम भी इसी देवात्मा हिमालय में हुआ है। पौराणिक ग्रंथों में इसके अनेक प्रमाण विद्यमान हैं। आयुर्वेद के ऐसे ही गहन तथ्यों और विषयों पर आधारित वृत्तचित्र आयुर्वेद उत्तराखंड का गौरव का निर्माण विश्व आयुर्वेद परिषद के तत्वावधान में किया जा रहा है। ये समय शायद ऐसा है कि पूरी दुनिया में इस समय आयुर्वेद पर चर्चा हो। एक बार यदि यह संदेश चला जाए कि हम हिमालय में और संजीवनी है, बस केवल और केवल एक टीम तैयार करिए और छोड़ दीजिए देहरादून। आपका घर होना चाहिए हिमालय की कंदराएं, वो स्थान जहां जड़ी बूटी आपको पुकार रही है। करिए आप ये सब कुछ करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। मैं इस अवसर पर ये जो हमारे मित्र ने, जिसका मैं कह रहा था कि आयुर्वेद उत्तराखंड का गौरव, ये जयवीर पुंडीर, इन्होंने जो कहा किया है, ये पूरा आप ऐसी खूबसूरत फिल्म बनाएं कि लोग आपके पीछे भागें। और मेरा सुझाव है कि आप ये साबित करें दुनिया को कि आओ हमारे पास संजीवनी है। यदि चीन आज 30 से 40 हजार करोड़ रुपए का व्यवसाय केवल जड़ी बूटी पर करता है, तो हम तो स्वर्ग बना सकते हैं यहाँ पर। हमारा तो एक भी नौजवान पलायन नहीं करेगा, बल्कि हर एक आयुर्वेद से जुड़े जड़ी बूटी से जुड़ा व्यक्ति वो तो देवता की तरह पूजे जाएगा। और ये अभियान आप शुरू करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए मैं जयवीर को भी ढेर सारी शुभकामना देना चाहता हूँ। ये जो भगवान के सामने आपने हमको भी साक्ष्य बनाया है, ये भगवान आपकी भी मदद करें, आपके विचारों की, आपके मिशन की। गहन तथ्यों और विषयों पर आधारित इस वृत्तचित्र को यथार्थ रूप देने के उद्देश्य से वृत्तचित्र के निर्माता निर्देशक जयवीर पुंडीर ने आयुर्वेद के जनक एवं विश्व के सर्वप्रथम चिकित्सक महर्षि चरक पर गहनता से अध्ययन एवं शोध करना प्रारंभ किया। लेकिन आयुर्वेद की अनेक पुस्तकों का अध्ययन करने पर महर्षि चरक के अस्तित्व के विषय में कोई भी प्रामाणिक जानकारी नहीं मिली। अभी तो जितने इतिहास के आयुर्वेदिक इतिहास के लेखक लोग हैं, उन्होंने अपने ग्रंथों में इसको लिखने का प्रयास किया है, लेकिन इस ढंग से व्यवहारिक रूप से, प्रायोगिक रूप से जाकर के चरक के स्थान का पता लगाना, ढूंढना, प्रयत्न करना, ऐसा कोई प्रयास मेरे समझ से नहीं हुआ है। महर्षि चरक कौन थे, उनका काल क्या था और कहाँ के रहने वाले थे, इस पर विद्वानों के अनेक मत आयुर्वेद के इतिहास की पुस्तकों में भरे पड़े हैं। इसके चरक के अस्तित्व पर विरोधाभास की स्थिति से उस पर छाए कुहासे को मिटाने की प्रबल हुई इच्छा शक्ति के कारण उन्होंने चरक को जानने के लिए प्रयास प्रारंभ किया। 18 मई 2008 को जयवीर पुंडीर अपने साथियों के साथ अनजान मंजिल की खोज पर निकल पड़े। कोटद्वार से बद्रीनाथ मार्ग पर एक रास्ता जो हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में बसे छोटे छोटे गांव की ओर जाता है, अत्यधिक दुर्गम, संकीर्ण एवं कच्चे पक्के मोटर मार्ग पर हमेशा हिंसक जंगली जानवरों का डर, भूस्खलन से खिसकते पहाड़, किनारे पर कई 100 मीटर गहरी खाइयाँ। यहाँ पर हल्की सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे खतरनाक रास्तों को पार करते हुए लगभग 18 किलोमीटर चलने पर पुलिंडा गांव आया। पुलिंडा से लगभग 2-2.5 किलोमीटर और आगे चलने पर रामणी गांव में पहुंचकर स्थानीय लोगों से पूछताछ करने पर चरेक गांव तक जाने के लिए स्थानीय जानकार मदन नाम के व्यक्ति को साथ लेकर अत्याधिक दुर्गम पगडंडियों पर उस मंजिल की ओर कदम बढ़ाए जिसके लिए वो बिल्कुल अनजान थे। मन और मस्तिष्क में अनेक विचारों का द्वंद्व लेकर उस अनजान मंजिल की तलाश, जिसका इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना था। वो नहीं जानते जहाँ पर वो जा रहे हैं, हो सकता है वहाँ के लोगों को
महर्षि चरक के बारे में कोई जानकारी ही न हो। ऐसे अनेक विचारों को मन में लिए बढ़े चले जा रहे थे, लेकिन यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य रोमांचित कर रहा था और आगे बढ़ने का हौसला दे रहा था। बीच रास्ते में ऊपर की पहाड़ियों से आते हुए एक व्यक्ति मिला, जिसने उन्हें बताया चरक ऋषि का आश्रम था यहाँ पे। तो फिर उसी के नाम से हमारा गांव का नाम जो है कि चरेक पड़ा गया। हाँ, तो उनका जो है यहाँ पे आश्रम था कि उन्होंने यहाँ पे तपस्या की है। अच्छा, है ना। और वो तपस्या की तो वहाँ पे एक छोटा सा बांस का पेड़ है, तो उसके नीचे बैठ के बोलता उन्होंने तपस्या की। अच्छा। तो वहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं, सिद्ध बाबा के नाम से हर साल पूरा गांव इकट्ठा होकर के वहाँ पे और उसकी पूजन करते हैं। पूरा गांव जाता है हमारा। अच्छा। और फिर दूसरी खासियत ये हमारे गांव की एक काफ़ी ऊंचाई पे, यहाँ पे आप हमारे वहाँ ऊपर जाएंगे जहाँ पे हमारा सिद्ध बाबा पूजन करते, तो वहाँ पे से हिमालय ऐसे सामने नजर आता है। तो बहुत अच्छी जगह है। तो हमारे जो दादा लोग हैं, हम सब अभी भी गांव में एक ही बुढ़े की संतान है हमारा गांव। तो एक दादा की संतान है। यहाँ से जो है हमारे इस गांव से ये जो माला नदी है, इसका उद्गम स्थान हमारे वहाँ से। गजेंद्र सिंह से बात करने के बाद जैसे उनके हौसलों को पंख लग गए हों, मन उत्साह से भर गया और दिमाग में चल रहा विचारों का तूफान थम गया। एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने पर साथ चल रहे स्थानीय जानकार मदन ने दूर स्थित चरेक गांव दिखाया। उस गांव तक पहुंचने के लिए लगभग उतना ही लंबा सफ़र तय करना था जितना लंबा सफ़र वो पैदल तय करके यहाँ तक पहुँचे थे। थककर शरीर चूर हो गया था, लेकिन मन का विश्वास उनके हौसलों को लगातार बढ़ा रहा था। एक एक कदम उस मंजिल की ओर बढ़ रहा था जिसका वास्ता उस दिव्यात्मा से था जिसने सर्वे संतु निरामया का संदेश समूचे जगत के कल्याण के लिए दिया था। लगभग 3 घंटे का दुर्गम पैदल सफ़र तय करके चरेक गांव में पहुंचने पर गांव के लोगों ने बताया कि लगभग 1.5-2 किलोमीटर और ऊपर डाणा नामक स्थान पर चरक ऋषि का आश्रम था। वो फिर चल पड़े अपनी मंजिल को पाने की चाह में, जिसके लिए वो इतना कठिन और लंबा सफ़र तय करके यहाँ तक आ पहुँचे हैं। खेतों में काम करते हुए कुछ ग्रामीणों से बात कर उस स्थान की ओर चल दिए जिसको वो चरक ऋषि का आश्रम मानते हैं। गांव के 65 वर्षीय पूर्व प्रधान हरेंद्र सिंह ने उन्हें बताया, महर्षि चरक का ये जन्म स्थान है और उन्हीं के नाम पे इस गांव का नाम चरेक पड़ा है। आश्रम का ये है कि ये पेड़ है। ऐसे हमको ऐसे बताया गया है कि यहाँ पर जो है उनका पूजा स्थान था, एक प्रकार से जो वो जहाँ पे बैठ के वो वहाँ बैठ के अपने संध्या पूजा पाठ क्या करते हैं। ये सिद्ध स्थल है, महर्षि चरक का सिद्ध स्थल मानते हैं, सिद्ध बाबा के नाम से जानते हैं। गांव में आज इसको इस स्थान को हम सिद्ध बाबा के सिद्ध स्थल के नाम से जानते हैं। हाँ, तो ऐसे हमने सुना, पुराने लोग बताते हैं कि यहाँ पर उनका वास था, मतलब इनका यहाँ पर रहने के लिए इनकी झोपड़ी जो है। साल भर में एक बार अवश्य यहाँ पर पूरा गांव मिलके भादों के महीने में पूजा करते हैं। ऐसा है, हमारे पास एक पत्थर है नीचे जिसको आप आज की भाषा में क्या बोलते हैं, खरल, तो उस टाइप का है हमारे पास। इतना बड़ा पत्थर है, ऐसे इसी नमूने का पत्थर है, तो हार्ड बिल्कुल, लेकिन उस पर करीब आपको 1.5 इंच गहरा वो दवाई का खरल रहा होगा, तो उसके साथ एक वो भी है ना पत्थर, हमारे पुराणों में रखा हुआ है। वो शुरू से हमने तो देखा है, जब से हमारे दादाजी थे तब से हमने देखा, हम उस पत्थर को देखते। ऐसा है कि ये तो क्लियर है, मतलब अगर सरकार के पास इस स्थान की कोई है ही नहीं जानकारी, कि अगर उनके पास कोई जानकारी होती तो इस स्थान का निश्चित रूप से उत्थान हुआ होता, विकास हो गया होता, ये तो निश्चित बात है।
आयुर्वेद के प्रणेता थे। अच्छा। ये आयुर्वेद की दवाई जड़ी बूटी जितनी है ये इन्हीं के उसमें है। ऐसे सुना हमने कि इनकी एक किताब भी लिखी हुई है जिसको बोलते हैं चरक संहिता। अच्छा। जितना हमने सुना है कि उसमें जिसमें सारी दवाइयों का या जड़ी बूटियों का पूरा विवरण उसमें है। यह सब देख और सुनकर किसी आश्चर्य से कम नहीं लगा। क्या वास्तव में यह वही स्थान है जहां पर रहकर महर्षि चरक ने उस आदि ग्रंथ की रचना की जिसे हम चरक संहिता के नाम से जानते हैं। गांव में आकर गांव के पूर्व प्रधान हरेंद्र सिंह ने अपने घर में रखा वह खरल दिखाया जो उनके पूर्वजों को खेत में काम करते समय उस स्थान से प्राप्त हुआ था जहां पर चरक ऋषि का आश्रम था। खरल को देखकर सब अवाक रह गए। वास्तव में क्या यह वही खरल है जिसको महर्षि चरक शोधन पात्र के रूप में प्रयोग करते रहे होंगे? विश्वास नहीं हो रहा था कि विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद, जिसका लोहा सारी दुनिया मानती है, उसके जनक चरक की पुण्य भूमि पर उनसे जुड़े तमाम अवशेषों को देख रहे हैं, जिनको कई हजार वर्षों से किसी ने न देखा और न जाना। जानकारी पहले के लोग बताते हैं कि ये जब कहीं वो मिले हैं, इससे पता है क्या क्या मिला है। कुछ ऐसे पुराने आदमी बताते थे ना कि यहाँ चरक ऋषि का जो है सिलबट्टा पता नहीं क्या क्या बता दिया मैंने। खरल जो हुआ ना, हाँ, जो नाम क्या बोलते हैं चौंतरा, हमारी भाषा में चौंतरा बोलते हो। चौंतरा को हमने उनको दिखा दिया उसकी। कोई मतलब कि देखना तो कोई आता यहाँ कोई कर्मचारी भी नहीं आता कम लाएंगे यहाँ पर। हमारे गांव में कोई डॉक्टर नहीं है। हमको कोई मरीज हो जाता है तो उसको कम से कम 4 किलोमीटर धर्मनगर जाना पड़ता है या पोरदार जाना पड़ता है। चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है। गांव वालों को 21वीं सदी में भी अपने पिछड़ेपन का एहसास सता रहा है। आज भी चरक के गांव में एक भी वैद्य या डॉक्टर नहीं है। मूलभूत सुविधाओं से वंचित गांव के लोग अभावग्रस्त जीवन जीने के लिए आज भी मजबूर हैं। उनकी सुध लेने वाला कभी कोई नहीं आता। हम लोग थे यहाँ बहुत मुश्किल में है। न तो यहाँ कोई नहर, न यहाँ कोई सिंचाई, सिर्फ पानी आ जाता है पीने के लिए तो आ ही जाता है। वो भी लहर रही तो पानी आएगा, लहर नहीं रही पानी भी पीने के लिए गडेर में जाना पड़ता है। आप लोग आ गए यहाँ, नहीं तो यहाँ कोई कर्मचारी आने के लिए खुश नहीं है। वो तो आप लोग पता नहीं कैसे आ गए। पैदल आने के लिए आपको कोई खुशी नहीं है। सड़क पर आएगी वो तो हम आएंगे, नहीं तो क्यों आना पड़ा। अभी लेते हैं एक छोटा सा विराम। विराम के बाद आपका फिर से स्वागत है। महर्षि चरक ने परंपरा प्राप्त आर्ष ज्ञान को मौलिक एवं प्रामाणिक माना है और इसे आप्तोपदेश की संज्ञा दी है। ऐसे ही सदियों से भाद्रपद माह में अपने चरक बाबा, चरक देवता एवं सिद्ध पुरुष के रूप में प्रतिवर्ष पूजन की परंपरा नहीं तो आज तक भी पीढ़ी दर पीढ़ी इस पहचान और ज्ञान को संजो कर रखा है। वो एक सपना संजोए हुए हैं कि कोई संस्था या सरकार हमारे चरक बाबा की यादगार के लिए उनका एक स्मारक स्थल बनवाए, क्योंकि उनके अपने प्रयास तो धनभाव के कारण दम तोड़ देते हैं। पौराणिक गांव जो है महर्षि चरक का जन्म स्थान है, लेकिन आज तक किसी भी संस्था के द्वारा, चाहे वो NGO हो या सरकारी हो, इसके उत्थान के लिए या इसके विकास के लिए किसी भी संस्था के द्वारा आज तक कोई भी कार्रवाई संभव नहीं हो पाई। हम ये चाहते हैं कि महर्षि चरक ऋषि के नाम पर हम एक समिति बनाएं और उसकी स्थापना करके इसका रजिस्ट्रेशन कराएं और उसके माध्यम से हम इस गांव का विकास
कर सकें। पौड़ी जिले के विकासखंड दुगड्डा में चरिख गांव समुद्र तल से लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 15-20 घरों के इस छोटे से गांव की आबादी लगभग 100 लोगों की है। उनमें से भी अधिकांश शहरों में रोजी रोटी कमाने के लिए गांव से पलायन कर चुके हैं, लेकिन सदियों से चली आ रही इस परंपरा को निभाने के लिए अपने चरक देवता की पूजा में अपार श्रद्धा लेकर शामिल होना वे कभी नहीं भूलते। ओम यज्ञो पवित्रं परमं पवित्रं प्रसादाय यज्ञो पवित्रं परमात्मदेजा ब्रह्मसूत्राय नमः यज्ञो पवित्रं समर्पयामि नमः यज्ञो पवित्रं समर्पयामि नमः हरि ओम। इस आयोजन में आसपास ऐसे ही बसे छोटे छोटे गांव के लोग भी आकर इस पारंपरिक आयोजन में सम्मिलित होते हैं। चरक देवता की पूजा में बनने वाला प्रसाद पुरुषों के द्वारा ही बनाया जाता है। इस महिलाएं तो केवल मंगल गान करती हैं। देवताओं द्वारा जो आयुर्वेद का ज्ञान ऋषि मुनियों को उपदेश किया गया था, महर्षि चरक ने उस ज्ञान की एक एक बूंद को इकट्ठा कर सुव्यवस्थित ढंग से सागर रूपी संहिता की रचना की, जिससे संपूर्ण जगत के प्राणियों के स्वास्थ्य की रक्षा एवं रोगियों के रोग की चिकित्सा की जा सके। ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण है तो ये ग्रंथ का जो रचनाकार है उसके विषय में भी जानकारी बहुत आवश्यक है। और अपनी जो हम लोगों के पास जानकारी चरक के स्थान के विषय में थी वो अधूरी थी, और जो ये प्रयास किया जा रहा है यदि हम चरक के स्थान को सिद्ध कर ले जाएंगे और देख रहे हैं कि ये चरक का ये स्थान है तो बहुत बड़ा आयुर्वेद के लिए ये योगदान होगा। और जो आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं, जो आयुर्वेद के अध्यापक हैं, जो आयुर्वेद का अनुसंधान करता हैं, उनके लिए बड़ा ये प्रेरणादायक और मार्गदर्शक होगा। सदियों से यह बांज का पेड़ इस बात का साक्षी है। हमने हमारे पूर्वजों के समय से हम इस पेड़ की पूजा करते आ रहे हैं लगातार। ये हमारे वंशानुगत है, ये समझ लीजिए आप। और उसकी चरिक ऋषि या चरिक देवता, हम चरिक देवता के नाम से बोलते हैं, और हर साल भादों के महीने में इसकी पूजा करते हैं हम। इस पेड़ की पूजा या ऋषि की पूजा करते आ रहे हैं हम हमारे पूर्वजों के समय से। आप ये लगा दें कि इस पेड़ की जो बनावट है यहाँ तमाम दूसरे पेड़ों से अलग है। ये चरक ऋषि की कृपा समझ लीजिए, ये दिव्य स्थान है। और हमने ऐसे सुना है कि यहाँ पर चरक ऋषि महाराज का आश्रम था, जो अब लोगों ने मतलब ये है कि खेत बना दिया यहाँ पर, इसलिए उनका जो स्थान था वो विलुप्त हो गया। यह स्थान असंख्य दिव्य औषधियों से आज भी संपन्न है। इस गांव के लोग यहाँ उत्पन्न होने वाली जड़ी बूटियों से अपनी चिकित्सा स्वयं ही कर लेते हैं। यहाँ पर इन जड़ी बूटियों का अपार भंडार है। वैसे तो पूर्ण हिमालय में है, और हिमालय की श्रृंखला में हम इस समय चरकान्य पर्वत की श्रृंखला में घूम रहे हैं, और यहाँ पर अपार भंडार है। एक कमी है यहाँ के ज्ञान की। पहले इनको यहाँ के ग्रामीण निकाल करके दोहन करके बाज़ार पहुँचाते थे, और अब यहाँ के ग्रामीणों को मैं देख रहा हूँ उनको इनका ज्ञान भी कम हो गया है, बहुत कम होगा। जो भी सभी लोग मिलते हैं कि हाँ हमारे बुजुर्ग इसको इस्तेमाल करते आते हैं, ये तो पता नहीं क्या है, पता नहीं कौन सा घास है, ऐसा बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है जैसा हम घूम रहे हैं ऐसे ही और टीम बनाकर अध्ययन की आवश्यकता है, और यहाँ से दोहन और साथ साथ और औषधियों के रोपण की भी आवश्यकता है, जो यहाँ पर हुआ करती थी या हो सकती हैं। चरक गांव से हमें ये एक जड़ी बूटी मिली, इसको मैं बोलूँगा शतावत। बॉटनिकल नेम है इसका एस्पेरिगस रेसिमोसस। अभी लोकल लोगों की मदद से हमने कुछ जड़ी बूटियाँ मंगाई उनसे, तो उन्होंने में ये सारी जड़ी बूटियाँ ला के दी हैं। आयुर्वेद में जिस जड़ी की सबसे ज़्यादा प्रशंसा होती है वो है ये वज्रदंती। ये असली चिरायता है। चिरायता जो है वो लिवर टॉनिक के रूप में और
लिवर संबंधी बीमारियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और आयुर्वेद में इसकी जितनी प्रशंसा लिखी है उस हिसाब से ये निश्चित रूप से एक दिव्य औषधि है। प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र के लोग इस पर्वत श्रृंखला को चरक की चोटी या चरक का डांडा कहते आए हैं। इस पर्वत को चरकाण्य पर्वत यानी चरक का आरण्य कहा जाता है। का जो नाम लिखा है इस पहाड़ का चरकारण्य पर्वत, ये हमने यार आपने तो रखा नहीं है। इससे ये साबित होता है कि यहाँ पर ही जो है चरक ऋषि रहा करते थे और यहाँ से वो अपना जड़ी बूटियों का अनुसंधान या दवाइयों का अनुसंधान करते रहते। इस स्थान को स्वर्गीय वीरचंद सिंह गढ़वाली ने भी अपनी पुस्तक में महिमा मंडित किया है। भारत माँ के महान सपूत गढ़वाल गौरव स्वर्गीय वीरचंद सिंह गढ़वाली का जन्म भी इसी क्षेत्र के रौणी सेरा गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर, जो अब पाकिस्तान में है, में निहत्थे कांग्रेस पठानों की सभा पर गोली चलाने के अंग्रेज हुक्मरानों के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था और इनके एक ही इशारे पर गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने अपनी बंदूकें नीचे झुका दी थी। 20 साल काला पानी और 7 साल निर्वासित जीवन व्यतीत करने वाले इस महान सेनानी ने चरख की चोटी का वर्णन अपनी पुस्तक भरत नगर पुस्तिका में कुछ इन शब्दों में किया है। मैंने लगभग भारत के 663 जिलों का भ्रमण किया है और शिमला, मसूरी, नैनीताल, पौड़ी, रानीखेत के हिल स्टेशनों को भी देखा है। संसार की बात मैं नहीं करता, मगर भारत भर में इस प्रकार की अद्वितीय रमणीक चोटी नहीं मिल सकती। मैंने खुद भी इस चोटी पर जाकर दिन और रात रहकर देखा है। यहाँ से गंगोत्री, हिमालय, दीवा का डांडा, नागदेव, चंद्रबदनी, लैंसीडाउन, लंगूरगढ़ी, चूलसैंड, इधर कोटद्वार नगर पड़ोसी हुई थाली के समान है। खो, सुखरो, मालनी, रामगंगा, बालावाली का पुल, देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, नैनीताल, गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल सभी दिखाई देते हैं। रात में मसूरी, चकरौता, रुड़की, लक्सर, नजीबाबाद, बालावाली, धामपुर, नगीना और मुरादाबाद के रेलवे स्टेशनों की बिजली कंठमाला की भांति दिखाई देती है। ऐसा अलौकिक दृश्य, मन को मोहने वाली रमणीयता, इस स्थान की दिव्यता बरबस मंत्रमुग्ध करती है। महर्षि चरक के प्रति सदियों से चली आ रही यहाँ के लोगों की आस्था को भला कैसे अनदेखा किया जा सकता है। चरक संहिता में भी स्पष्ट रूप से ऋषियों के रहने का स्थान का अनेक जगह उल्लेख किया गया है। हिमवत् प्रभवः पथ्याः पुण्या देवर्षि सेवितः, अर्थात हिमालय पर्वत से निकली नदियों के तट पर ऋषि लोग निवास करते हैं, अतः वे नदियां पुण्य और पवित्र होती हैं। पवित्र नदी मालिनी का उद्गम इस स्थान को ऐतिहासिक दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण बना देता है। मालिनी नदी के दोनों तटों पर 14 मील के लंबे चौड़े भूभाग में कण्वाश्रम स्थित था। कण्वाश्रम 14 खंडों में विभाजित था, जिनमें आश्रम के विभिन्न क्रियाकलाप अलग अलग ढंग से संपन्न होते थे। आज भी चरकाण्य पर्वत से चौकी घाटा तक प्राचीन आश्रम के भग्नावशेष, मूर्तियाँ, आम्रकुंज, पतले बांस के घने वन, हवन कुंडों के अवशेष तथा टूटी फूटी अवस्था में गुफाएं देखने को मिलती हैं। शकुंतला जी रहती थी यहाँ पे, कर्ण जी रहते थे, तो यहाँ पे जो भरत का जो वो हुआ था, अच्छा बाल्यकाल यहीं पे हुआ था। अब यहाँ से उठा के इसको कर्ण आश्रम जो भावर में बनाया गया ना, अच्छा, तो यहीं से ले जाया गया वहाँ। ऐसा कहते हैं शकुंतला का वो था यहाँ पे, उसकी मतलब इसके लिए अभी भी कहते हैं कि ये ऊपर वहाँ वो मतलब वो दिखाई दे रहा है, सामने का हरा पेड़ दिखाई दे रहा है आपको सामने का बड़ा वाला, हाँ, तो वहाँ पे भी उनको तीर मिली, तीर बाण वो मिले। फिर यहाँ पे मतलब यार जब खोदा गया था यहाँ पे राख भी मिली। क्या मिली? राख। अच्छा, राख। अच्छा, उनका वो रहा होगा ना, कुंड बना हुआ, हाँ, इसमें राख भी मिली जब खुदाने।
कण्व आश्रम महर्षि कण्व और उनकी विद्वता और पांडित्य के कारण तो प्रसिद्ध था ही, साथ ही प्राचीन काल की अनेक घटनाएं इस स्थान से जुड़ी हुई हैं। महर्षि विश्वामित्र द्वारा यहाँ पर रहकर घनघोर तपस्या करना और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए देवराज इंद्र द्वारा स्वर्गलोक से मेनका नाम की अप्सरा को भेजना, मेनका द्वारा विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर उनके साथ रहना, फिर मेनका द्वारा एक कन्या को जन्म देना जिसका पालन पोषण कण्व ऋषि ने पुत्रीवत इसी आश्रम में किया था। उस कन्या का नाम शकुंतला रखा गया। कालांतर में शकुंतला का गंधर्व विवाह हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के साथ हुआ और शकुंतला द्वारा भारत के भावी सम्राट भरत का जन्म भी इसी कण्व आश्रम में हुआ था। महाराजा भरत के जन्म के कारण ही महाभारत के आदि पर्व में इस आश्रम का विशद वर्णन हुआ है। महान कवि कालिदास ने भी अपनी अमर कृति अभिज्ञान शाकुंतलम में इस स्थान को महिमा मंडित किया है। महाराजा भरत चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। उन्होंने बहुत से यज्ञ किए और वे इंद्र के समान प्रतापवान थे। भरत से भारत कुल का नाम हुआ और भारत की कीर्ति बनी। यह अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि जिस महापुरुष के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष विख्यात हुआ, उस महापुरुष के संबंध में अभी तक भारत के इतिहास एवं विश्व के इतिहास में यह कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया कि भरत की जन्मभूमि कहाँ है। ऐतिहासिक दृष्टि से तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को ही भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। लेकिन भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय हिमालय में स्थित कण्व ऋषि का गुरुकुल था, जहाँ पर देश विदेश के लगभग 20,000 छात्र विद्या अध्ययन किया करते थे और कण्व ऋषि इसके कुलपति थे। शिष्य तो गुरुकुल में रहते ही थे, यहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में ऋषि मुनिगण भी रहा करते थे। इसी गिरि प्रदेश में मालनी नदी के दोनों तटों पर अनेक महर्षि गण निवास करते थे। महर्षि विश्वामित्र और कण्व के अलावा भी यहाँ मुख्य रूप से कपिल, गौतम, गर्ग, कणाद, चैवन आदि प्राचीन ऋषियों के रहने के स्थान, वन कुंड, गुफाएं आदि के भग्नावशेष आज भी मिलते हैं। पुरानी मान्यताओं के आधार पर यहाँ के नाम आज भी प्रचलित हैं, जैसे कांडई अर्थात कण्वी, सोंडल्याधार यानी शकुंतला की धार, मैथाना यानी मेनका का स्थान, विस्तरकाटल यानी विश्वामित्र की कुटिया, कीमुसेरा यानी कण्व का सेरा, चरेख ऋषि का मंदिर यानी चरक ऋषि का मंदिर। समय के साथ साथ वास्तविक नामों का अपभ्रंश होता चला गया। पूर्व वैदिक युग में यह स्थान ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र दक्ष प्रजापति के राज्य के अंतर्गत आता था, जिनकी राजधानी गढ़वाल के दक्षिण भाग कनखल में थी। चरक संहिता में भी महर्षि चरक ने ऋषियों के रहने का स्थान हिमालय, हिमवत पार्श्व में ऋषि परिषदें, उनमें भाग लेने वाले ऋषियों के नाम, अनेक उद्धरणों में यहाँ रहने वाले ऋषियों के नाम तथा दक्ष प्रजापति आदि का वर्णन किया है। हिमालय में जो हमारी प्रत्येक जो गंभीर विषय थे हमारे, सबसे पहले दीर्घ जीवन की कामना के लिए पहली संभाषा परिषद हुई। वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हिमवत पार्श्व माने हिमालय पर्वत के पार्श्व में माने बगल में, तो इसका मतलब ये हुआ कि हिमालय पर्वत के पास में कोई स्थान था, वहाँ सारे ऋषि मुनि इकट्ठा हुए, कैसे रोगी स्वस्थ रहें इसका उन्होंने विचार विमर्श किया। मैक्सिमम माने 90% जो सेमिनार सिम्पोजिया चरक संहिता में वर्णित हैं वो सब हिमालय पर्वत के पास ही, उसके पार्श्व में ही वर्णित हैं। और साथ में जितने भी ऋषि महर्षि आयुर्वेद में हो
अथवा हम भास्कर संहिता और ब्राह्मण ग्रंथों को देखें, वेदों को देखें, तो जितने भी ऋषियों के नाम हैं वो सभी देवभूमि उत्तराखंड से ही संबंध अधिकांशतः रखते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि आचार्य चरक भी इसी देवभूमि से रहे। चरक ने कई स्थानों पर हिमवत पार्वत शब्द का प्रयोग किया है और ये एक ऐसा स्थान है जिसके पार्श्व में हिम प्रदेश है, हिमालय साफ दिखाई देता है और ये स्थान भी जनवरी, फरवरी और दिसंबर में हिमवत हो जाता है। तो ये निश्चित रूप से चरक की स्थली रही होगी क्योंकि इस शब्द का प्रयोग बार बार चरक संहिता में आया है। सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए गहन अध्ययन करने पर चरक के काल का विश्लेषण किया, क्योंकि विद्वानों और इतिहासकारों ने चरक का काल 200 वर्ष ईसा पूर्व माना है, जबकि महात्मा बुद्ध का जन्म 600 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है। यदि चरक बुद्ध के बाद होते तो चरक संहिता में बौद्ध धर्म का कहीं ना कहीं उल्लेख अवश्य मिलता, लेकिन चरक संहिता में सर्वत्र देवता, ऋषियों, गौ, गंगा, ब्राह्मण आदि की ही चर्चा है। वैदिक साहित्य, वेद, ब्राह्मण एवं उपनिषदों में महाभारत का नाम नहीं है। इसी प्रकार चरक संहिता में भी कुरुक्षेत्र की मुख्य घटना महाभारत युद्ध का या महाभारत कालीन किसी व्यक्ति के नाम का उल्लेख नहीं मिलता। यदि चरक संहिता की रचना महाभारत के बाद हुई होती तो महाभारत युद्ध जैसी मुख्य घटना का उल्लेख अवश्य मिलता। चरक संहिता में महाभारत कालीन किसी भी व्यक्ति, स्थान तथा घटना का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। महाभारत काल में भारतवर्ष का ज्ञान विज्ञान विश्व भर में अपनी पराकाष्ठा पर था। इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं। आयुर्वेद का ज्ञान भी अपना पूर्ण विकास कर चुका था। महाभारत में ऐसे अनेक उदाहरणों का उल्लेख है जो उस काल की चिकित्सा पर प्रकाश डालते हैं। चरक संहिता की रचना होने के बाद भी बहुत लंबे समय तक अग्निवेश तंत्र भी समानांतर चलता रहा है। अभी लेते हैं एक छोटा सा विराम। विराम के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। महाभारत युद्ध की घटना को आज से लगभग 5500 वर्ष पूर्व माना जाता है। इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं और तभी से कलयुग का प्रारंभ भी माना गया है। ध्यान देने योग्य बात यह है, महाभारत युद्ध के 300 वर्षों बाद तक ही केवल ऋषियों का काल रहा है, जबकि ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में चरक संहिता का पहलवी भाषा में अनुवाद भी हुआ था। चिकित्सा शास्त्र के सराकन तथा लैटिन ग्रंथों में चरक को इस विषय का प्रकांड पंडित माना है। इसलिए चरक का काल ईसा से 200 वर्ष पूर्व मानना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। चरक की भाषा शैली अत्यंत प्रौढ़ एवं वेदों और उपनिषदों के समान है, जो अत्यंत प्राचीन है। चरक एक उत्कृष्ट कोटि के कवि भी थे। उन्होंने न केवल गद्य प्रयुक्त बल्कि पद में भी उनकी प्रतिभा श्लाघनीय है। चरक संहिता में औषध मात्रा का जो मान दिया है वह भी अत्यंत प्राचीन है। चरक संहिता में देश, स्थानों आदि का जो वर्णन है वह यह दर्शाता है कि उस समय छोटे छोटे राज्यों के रूप में ही शासन व्यवस्था रही होगी। किसी गणराज्य एवं एक सम्राट का शासन दृष्टिगोचर नहीं होता और न ही भारतवर्ष नाम का कहीं पर उल्लेख मिलता है। दुष्यंत और शकुंतला पुत्र भरत के चक्रवर्ती सम्राट बनने पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। धार्मिक ग्रंथों में अनेक स्थानों पर 4 युगों का वर्णन मिलता है। पहला कृतयुग यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ज्योतिष शास्त्र में सभी युगों की आयु का निर्धारण किया गया है। इस प्रकार चरक संहिता में भी सतयुग और त्रेता युग तक की घटनाओं का अनेक स्थानों पर उल्लेख मिलता है। चरक संहिता के विमान स्थान के 3 अध्याय में कुछ ऐसा ही वर्णन है। तेषामुदार सत्वगुण कर्मणामचिन्त्य रसवीर्य विपाक प्रभाव गुण समुदितानि प्रादुर्बभूवुः सस्यानि सर्वगुण समुदितत्वात् पृथिव्यादीनां कृतयुगस्यादौ
भ्रंशति तु कृतयुगे केषाञ्चिदव्यादानात् साम्पन्निकानां सत्त्वानां शरीरगौरवमासीत् शरीरगौरवाश्रमः समादालस्यम् आलस्यात् सञ्चयः सञ्चयात् परिग्रह परिग्रहाल्लोभः साधुरासीत् कृते। अर्थात कृतयुग यानी सतयुग के आरंभ में पृथ्वी आदि के सर्वगुण युक्त होने के कारण उदार मन, गुण और कर्म वाले पुरुषों के लिए अचिंत्य, रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव एवं गुण युक्त अन्न उत्पन्न होते थे। सतयुग के कुछ समय बीतने पर कुछ धनी लोग अधिक भोजन करने लगे, उससे शरीर में भारीपन आ गया। शरीर में भारीपन होने से थकावट आई और थकावट से आलस्य, आलस्य से संचय, संचय से परिग्रह और परिग्रह से लोभ उत्पन्न हुआ। कृतयुग की स्थिति के बाद त्रेता युग के विषय में चरक ने लिखा है, ततस्त्रेतायां लोभादभिद्रोह अभिद्रोहादनृतवचनम् अनृतवचनात् कामक्रोधमानद्वेष पारुष्याभिघात भयताप शोक चिन्तोद्वेगादय प्रवृत्तः ततस्त्रेतायां धर्मपादोऽन्तर्धानमगमत् तस्यान्तर्धानात् युगवर्षप्रमाणस्य पादह्रासः पृथिव्यादेश्च गुणपादप्रणाशोऽभूत् तत्प्रणाशकृतश्च सस्यानां स्नेहवैमल्यरसवीर्यविपाक प्रभावगुणपादभ्रंशः ततस्तानि प्रजाशरीराणि हीयमानगुणपादै राहारविहारैर्यथा पूर्वमुपष्टभ्यमानान्यग्निमारुतपरीतानि प्राग्व्याधिभिर्ज्वरादिभिराक्रान्तानि अतः प्राणिनो ह्यसमवायुरायुषः क्रमशः इति। अर्थात इसके बाद त्रेता युग में लोभ से द्रोह, द्रोह से झूठ बोलना, झूठ बोलने से काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, कठोरता, अभिघात, भय, ताप, शोक, चिंता और उद्वेग आदि की प्रवृत्ति हुई। उससे त्रेता युग में धर्म का एक भाग यानी चौथाई हिस्सा लुप्त हो गया। उसके नष्ट होने से सतयुग की जो आयु थी उतने वर्षों में से चौथाई वर्ष त्रेता की आयु कम हो गई और पृथ्वी आदि पंच महाभूतों के भी गुणों का चौथाई अंश नष्ट हो गया। उन पंच महाभूतों के गुणों के नष्ट होने से अन्न में से स्निग्धता, निर्मलता, रस, वीर्य, विपाक और प्रभाव में भी चौथाई रूप में कमी हो गई। तब से कम हुए चौथाई गुण वाले आहार विहारों से पहले की तरह पालित न होती हुई अग्नि और वायु से युक्त हुई प्रजा के शरीर पहले ज्वर आदि व्याधियों से आक्रांत हो गए और प्राणियों की आयु में क्रमशः ह्रास होने लगा। और इससे आगे महर्षि चरक ने लिखा है, युगे युगे धर्मपादः क्रमेणानेन हीयते गुणपादश्च भूतानामेवं लोकः प्रलीयते संवत्सरशते पूर्णे याति संवत्सरद्ययम् देहिनामायुषः काले यत्र यन्मानमिष्यते
इति विकाराणां प्रागुत्पत्ति हेतुरुक्तो भवति। अर्थात युग युग में इसी क्रम से धर्म का एक एक भाग कम होता जाता है और द्रव्यों से पंच महाभूतों के गुणों में से भी एक एक भाग कम हो जाता है। धीरे धीरे एक एक भाग के नष्ट होने से संसार का प्रलय हो जाता है। जिस युग में मनुष्य की आयु या प्राणी मात्र की जितनी आयु बताई गई है, इसमें उस युग का 100वां हिस्सा समाप्त होने पर मनुष्य की आयु 1 वर्ष समाप्त हो जाती है। इस प्रकार महर्षि चरक ने रोगों की प्रथम उत्पत्ति का कारण बताया है। इन सब तथ्यों से प्रतीत होता है कि सतयुग और त्रेता युग, ये दोनों युग बीत चुके थे। उस समय का युग यानी द्वापर युग संचालित था। यदि द्वापर युग संचालित न होता तो द्वापर युग का वर्णन भी इसी क्रम में किया गया होता। सभी प्रकार से तथ्यों पर गहनतापूर्वक विचार करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि महर्षि चरक ने द्वापर युग में ही आयुर्वेद के महान ग्रंथ चरक संहिता की रचना की है। महर्षि चरक आयुर्वेद ज्ञान के प्रणेता माने जाते हैं और ऋषियों ने जो आयुर्विज्ञान का मनुष्य मात्र के लिए विधान किया, उसमें से चरक संहिता जो ग्रंथ है वो प्रमुख ग्रंथ है और अति प्राचीन ग्रंथ है। जहाँ तक बात रही कि ऋषियों ने कभी भी अपने परिचय के संदर्भ में, अपने स्थान के संदर्भ में बहुत कुछ उन ग्रंथों में वर्णन नहीं किया। इस वजह से आज यदि हम उनका इतिहास, उनके कार्यस्थल, कुल, वंश, परंपरा, इन सब विषयों के लिए हम ढूंढने की बात करते हैं तो ये काफ़ी जटिल और काफ़ी कठिन कार्य है। तो निश्चित रूप से जो अभी भाई जयवीर पुंडरीक जी ने जो काम किया और चरक के ऊपर, क्योंकि एक इससे दोनों ही बातें होती हैं, क्योंकि व्यक्ति जब पुरुषार्थ करता है और किसी भी क्षेत्र के लिए वो प्रयत्नशील होता है तभी जाकर के उन चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है। तो इनका जो पहला प्रयत्न, पहला प्रयास, हालांकि हमारे इतिहासविदों ने चरक कहाँ के थे, चरक का उनकी जो कुल है, वंश परंपराएं कहाँ से जुड़े हुए थे, इसके लिए काफ़ी कुछ कार्य किया। फिर भी प्रामाणिकता के साथ कि जो चरक की जन्मभूमि या चरक से जुड़ी हुई जो स्मृतियां हैं उनको ढूंढने के लिए जो आपने प्रयत्न किया और काफ़ी कुछ उस संदर्भ में आपने इकट्ठा भी किया, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। और दूसरी जो सामाजिक संस्थाएं हैं या योग, आयुर्वेद, इन परंपराओं से जुड़ी हुई जो संस्था या व्यक्ति हैं या स्वयं सरकार, क्योंकि उत्तराखंड की भूमि देवभूमि है, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं हर्बल स्टेट इसको बनाने की, आयुर्वेद को प्रमोट करने की, तो निश्चित रूप से यदि हमारे आयुर्वेद की जनक ऋषि भी इसी भूमि के थे, इसी देवभूमि के वो रहने वाले थे, तो हमारे लिए और भी गर्व और सौभाग्य की बात बन जाती है कि हम इसके ऊपर और काम करें। तो निश्चित रूप से इन्होंने जो एक पहल की है कि चरक की जन्मभूमि के रूप में कि देवभूमि उत्तराखंड के चरक जो स्थान है उस गांव को ढूंढने का, तो निश्चित रूप से सब लोगों को उसके ऊपर और भी काम करके इस स्थान को विश्वव्यापी बनाने में या इससे जुड़ी हुई जितने भी जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उनको सामने लाने में हम सबको कार्य करना चाहिए। महर्षि चरक संभवतः नागवंश में जन्मे थे। भाव प्रकाश आदि ग्रंथों में वर्णित शेषनाग द्वारा लोक वृत्तांत जानने की इच्छा से चर रूप में पृथ्वी पर आने के कारण इनको चरक कहा गया। ये ही चरकाचार्य हैं। कुछ विद्वान इस कथन को लोक प्रसिद्धि पर आधारित मानते हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि लोक प्रसिद्धि के पीछे भी कुछ न कुछ सत्यता अवश्य होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि कण्व ऋषि के गुरुकुल के एक महान आचार्य चरक भी रहे होंगे और यहीं पर रहकर उन्होंने अध्यापन का कार्य किया होगा। आयुर्वेद के अनेक अनुसंधान कर अपने अनुभव के द्वारा आयुर्वेद की संहिता की रचना की, क्योंकि प्राचीन काल में शिक्षा ग्रहण करने वाले शिक्षार्थियों को धर्मशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, व्याकरण आदि अनेक विषयों और शास्त्रों में पारंगत किया जाता था।
जो व्यक्ति अनेक शास्त्रों का ज्ञाता होता था, वही व्यक्ति चिकित्सा का कार्य भी किया करता था। प्राचीन शिक्षा में विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास की अवधारणा निहित होती थी और यही परंपरा कुछ दशकों पूर्व अभी तक भी प्रचलित रही है। अनेक विद्वानों से विचार विमर्श करने पर सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए नए संदर्भों में चरक का काल राजा दुष्यंत और शकुंतला पुत्र भरत के जन्म के आसपास लगभग 6500 वर्ष पूर्व यानी ईसा से 4500 वर्ष पूर्व कहना उचित प्रतीत होता है। उत्तराखंड की भूमि देवभूमि है और इसी उत्तराखंड में चरक जो आयुर्वेद के जन्मदाता हैं, उस चरक की भी जन्मस्थली इसी उत्तराखंड के अंदर है और इसीलिए ये उत्तराखंड आज जो दुर्लभ जड़ी बूटियों का महत्वपूर्ण केंद्र है, दुनिया में शायद ही वो दुर्लभ जड़ी बूटियाँ अन्यत्र कहीं होंगी जो उत्तराखंड की धरती पर हैं। इस उत्तराखंड की धरती से ही हनुमान जी श्रीलंका में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुई थी तो उत्तराखंड के जो चमोली जनपद है उसके जोशीमठ से आगे द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी लेकर के गए थे। इसका मतलब है कि ये उत्तराखंड की धरती पूरी दुनिया के लिए उत्सुकता का विषय है, पूरी दुनिया की व्याधियों को दूर करने का बड़ा केंद्र है। वनौषधियाँ हैं, औषधियाँ हैं और चरक जो डांडा है, जो चरक ऋषि हैं, उनकी तपस्थली, उनकी जन्मस्थली होने से इस क्षेत्र का और भी महत्व बढ़ जाता है। सरकार भी निकट भविष्य में चाहती है कि एक ऐसा महत्वपूर्ण केंद्र स्थापित हो जिससे यहाँ की जड़ी बूटियों का उत्पादन, दोहन, उस पर आधारित तो यूनिट्स की स्थापना हो ताकि पूरी दुनिया की व्याधियों को दूर किया जा सके। क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की जो परिकल्पना है वो इसी धरती से पैदा होती है, ऋषि मुनियों की धरती है। क्योंकि जहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना है वहाँ पूरी दुनिया, पूरा संसार हमारा कुटुंब है और उस कुटुंब की रक्षा की जिम्मेदारी भी उन लोगों की है जो उस व्याधियों को, उन कष्टों को दूर कर सकें। और उत्तराखंड की धरती का सौभाग्य है कि उसमें क्षमता है, ताकत है। ऋषि मुनि और देव ऋषियों की तो ये जन्मस्थली होने के साथ साथ यहाँ की जो जड़ी बूटियाँ हैं, यहाँ की जो संजीवनी है, वो पूरी दुनिया के रोगों को दूर करेंगी, लोगों को नया जीवन देंगी। मेरा ऐसा पूरा विश्वास है। पूरी दुनिया की उत्सुकता आयुर्वेद के प्रति बढ़ी है और आयुर्वेद जो हजारों वर्ष नहीं बल्कि लाखों वर्ष पुरानी पैथी है। आयुषो वेदा आयुर्वेदा, ये जो पैथी है ये केवल चिकित्सा नहीं करती बल्कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण, स्वास्थ्य की कैसी रक्षा हो, इसका मूल मंत्र है। और इसलिए पूरी दुनिया के लोगों की आकर्षणता का केंद्र आयुर्वेद हुआ है। और ऐसी स्थिति में जबकि आयुर्वेद का ये जन्मदाता महर्षि चरक की जन्मस्थली ये ढूंढ निकली हो, तो ये स्वाभाविक है कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए ये उत्सुकता का केंद्र है। महर्षि चरक के साथ जितने भी ऐसे ऋषि जिन्होंने इस क्षेत्र में उनके सानिध्य में काम किया, उनकी भी जन्मस्थली, तपस्थली, कर्मस्थली उत्तराखंड की धरती है। और जिन लोगों ने इसको अभी ढूंढ करके और इसको व्याप दिया है, मैं उनको भी शुभकामना देना चाहता हूँ। मेरा विश्वास है कि पूरी दुनिया के लिए ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति।